दोस्तों नमस्कार। होपकास्ट के इस नए एपिसोड में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम लोगों ने कल एमबीबीएस इन उज़्बेकिस्तान के बारे में बात किया और कई जो उज़्बेकिस्तान के जानकार हैं, जो एक्सपर्ट हैं, उनसे भी उनकी राय ली एमबीबीएस इन उज़्बेकिस्तान के बारे में, वहाँ के कोर्स ड्यूरेशन के बारे में, वहाँ के क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के बारे में, वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में। लेकिन उस पूरी डिस्कशन में कई ऐसी चीजें थी जो छूट गई। उसको लेके हम लोग उसी का पार्ट टू, उसी का कंटिन्यूएशन आज हम लोग करने जा रहे हैं। उस पर बातचीत करेंगे कि वहाँ के रूल्स रेगुलेशन क्या करता है, एफएमजीएल का गजट का जो रूल्स है वो कितना फुलफिल हो रहा है उज्बेकिस्तान में, और साथ ही इंडियन एम्बेसी से जितने भी सवाल पूछे गए हैं उसमें इंडियन एम्बेसी का क्या जवाब रहा है, और उन जवाबों के बीच में जो इंडियन एम्बेसी का एडवाइजरी है वो एडवाइजरी बच्चों को कितना क्लियर कट वो ओपिनियन देता है कि उज्बेकिस्तान में आप आइए और वहां पे आके एमबीबीएस की पढ़ाई कीजिए। ये सारी चीजों का इंटरप्रिटेशन एक लॉ के नजरिए से, एक एक्सपर्ट के नजरिए से हम लोग करेंगे और एक एक चीज करके आपको बताएंगे कि उज्बेकिस्तान में इंडियन एम्बेसी से कब कब क्या क्या पूछा गया है और इंडियन एम्बेसी ने कब कब क्या जवाब दिया है या जवाब नहीं दिया है। साथ ही उज्बेकिस्तान को लेके पीएमओ को भी चिट्ठी लिखी गई है और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को भी चिट्ठी लिखी गई है। उस पे पीएमओ का क्या जवाब रहा और एक्सटर्नल अफेयर्स का क्या जवाब रहा, इन सारी चीजों के संदर्भ में हम लोग आज का ये पॉडकास्ट शुरू कर रहे हैं। तो आज जो मेरे गेस्ट हैं जाने माने हैं, आप उनको बहुत अच्छे से जानते हैं, और वो एक काउंसलर भी हैं, कंसल्टेंट भी हैं और अभी एमबीबीएस अब्रॉड का एक्टिविज्म भी कर रहे हैं। तो आज का जो मेरे गेस्ट हैं रवि कौल साहब हैं। रवि कौल साहब, बहुत बहुत स्वागत है इस पॉडकास्ट में। लग रहा है अयोध्या से ठंडी दिल्ली और बनारस भेज दिया गया है क्या? तो सर हम लोग इस पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। ये वही पॉडकास्ट है जो कल हम लोगों ने किया था एमबीबीएस इन उज्बेकिस्तान के ऊपर, लेकिन बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन पे डिस्कस डिटेल्स में नहीं हो पाई क्योंकि वो पॉडकास्ट काफी लंबा होते जा रहा था। उसी सिलसिले में हम लोग आज बात करेंगे। और बातचीत के सिलसिला शुरू करने से पहले एक न्यूज से मैं शुरू करता हूँ। जो न्यूज उज्बेकिस्तान के एक न्यूज पोर्टल पे आया था। तो 19 दिसंबर 2018 को एक न्यूज पब्लिश होता है उज्बेकिस्तान में जिसमें ये कहा गया है, डॉक्टर टू बी लाइसेंस टू प्रैक्टिस मेडिसिन इन उज्बेकिस्तान फ्रॉम जुलाई 1 2019। इसके डिटेल्स में ये लिखा गया है, द लेजिस्लेटिव चैम्बर ऑफ द पार्लियामेंट लिसन टू द रिपोर्ट ऑफ द मिनिस्टर ऑफ हेल्थ ए सैग मैनो ऑन द एक्टिविटीज ऑफ द हेल्थ केयर सेफर। ठीक है। According to the minister, from July 1st, 2019, the categorization system will be terminated and all doctors will switch to licensing, a deputy Rashul Kusveri wrote in his telegram। नाम में प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है, उसको जो भी वहां के लोग हैं उसको अपने हिसाब से पढ़ लेंगे। तो क्या ये लाइसेंस जो न्यूज 2018 में आता है, आपको पता है क्या कि इसको इम्प्लीमेंटेशन में उज्बेकिस्तान में लाया गया जुलाई 1 2019 से? रवि सर, आपके पास इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन? वही तो चीज है। इसी सवाल का तो जवाब कोई नहीं दे रहा है, ना कंसल्टेंट दे रहा है, ना मिनिस्ट्री दे रही है, ना इंडियन एम्बेसी दे रही है। सब लोग गोल गोल घुमा रहे हैं कि यहाँ कोई लाइसेंसिंग नहीं है। ये पार्लियामेंट में हुआ है, पार्लियामेंट की रिपोर्ट का जिक्र हुआ है, जो हेल्थ मिनिस्टर जो उस टाइम थे उनका बयान है। तो वही, और डिप्टी ने ये फिर अपने टेलीग्राम चैनल पे डाला। उसमें लिखा है, अनलाइसेंस स्पेशलिस्ट विल नॉट बी एबल टू प्रैक्टिस मेडिसिन। यस। अब इसमें क्या सच्चाई है? जी। तो आप बहुत सारे बच्चों से, बहुत सारे स्टूडेंट से भी संपर्क में रहते हैं या बच्चे भी आपके संपर्क में रहते हैं, तो क्या उज्बेकिस्तान के किसी ऐसे सीनियर स्टूडेंट से आपकी कभी बातचीत हुई है जो इस पे बता सके कि ये लाइसेंस वहां पे लागू हुआ या नहीं हुआ, जो हेल्थ मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में कहा था उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ या नहीं हुआ? स्टूडेंट का मैंने ये देखा है, स्टूडेंट उतना ही बताता है जितना उसको अपना कॉन्ट्रैक्टर बताता है।
उसको उसके ज्यादा कोई नॉलेज नहीं होती है, और या यूनिवर्सिटी जो बताती है, यूनिवर्सिटी भी उतना ही बता देती है जितना कॉन्ट्रैक्टर के फेवर में हो या यूनिवर्सिटी के फेवर में हो, क्योंकि सबका इंडिविजुअल इंटरेस्ट होता है। मेरे एक मित्र है, वो करीब अभी 6 महीना उज्बेकिस्तान में रहे। 2 मित्र हैं, वो दोनों ब्रदर थे। वो उज्बेकिस्तान में 6 महीना रहे, वो कुछ भी पता नहीं कर पाए। 6 महीने लाखों रुपए खर्च करके उन्होंने वहां बैठे गए, कुछ भी मिनिस्ट्री से क्लियर कट या यूनिवर्सिटी से क्लियर कट कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं मिला, ना लाइसेंस पे ना इंटर्नशिप पे। सो दे डिड नॉट टेक अ कॉन्ट्रैक्ट। वो चीज, ये यही सवाल है, इसी सवालों का मैं जवाब ढूंढ रहा हूँ। इंडियन एम्बेसी पिछले, हाँ, आपने इसके बारे में ना कॉन्ट्रैक्टर बता पा रहे हैं ना वहाँ के सीनियर स्टूडेंट के पास कोई इन्फॉर्मेशन है कि जो हेल्थ मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में जो लिस्टेड किया था लाइसेंस के लिए, ये इम्प्लीमेंट हुआ या नहीं हुआ, इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। मैंने भी काफी रिसर्च करने की कोशिश की, इस पे कोई भी ऐसा मुझे प्रूफ एविडेंस या कोई आर्टिकल नहीं मिला जो क्लियर कट बता रहा हो कि ये इम्प्लीमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। लेकिन उसी बीच में 1 सितंबर 2022 को आपको इंडियन एम्बेसी को चिट्ठी लिखने की, ईमेल करने की क्या जरूरत पड़ गई थी, जिसमें आपने 6-7 सवाल उठाए थे? और वो सवाल क्या क्या थे, क्या उसके जवाब मिला? आप 1 सितंबर 2022 के ईमेल से आप बताइए, उसमें क्या क्या आपने लिखा, क्यों पूछा, क्यों जरूरत पड़ी? जैसे FMGL गेजेट आया तो हम एज अ कंसल्टेंट फेटर्निटी आपस में मिले, बातचीत भी की, एक दूसरे ने फोन भी किए, भैया ये तो बिजनेस बंद हो गया। तो उसके लिए हम मुलाकातें करते रहे, बहुत सारे लोग मिले, कई जगह मीटिंगें हुई, कई दौर मीटिंग्स का चला, क्या करें क्या करें। तो इस पे बहस चल रही थी, लेकिन मेरे दिमाग में आया, ठीक है बिजनेस तो ठीक है, लेकिन जो बच्चे अभी जा चुके हैं या जा रहे हैं या जाने वाले हैं, उनका क्या होगा। उस चक्कर में मैंने सबसे पहले NMC को फोन भी किए, तो फोन पर पता है आपको वहां से रिस्पॉन्स नहीं आता है। फोन छोड़ के फिर मैंने ईमेल भी किए, RTI भी किए, बहुत सारे लोगों ने किए होंगे। तो RTI के जवाब, ईमेल के जवाब नहीं आए। ऑन रिकॉर्ड से जो मैंने PM मोदी जी को भी लिखा है कि एक RTI का जवाब 1 साल और 1 दिन के बाद मेरे पास आया, ठीक 366 दिन। तो ऐसा हुआ, जब जवाब नहीं आ रहे थे तो मैंने सोचा चलो भाई फिर विदेश से ही पता करें, वहां की मेडिकल एजुकेशन हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है उसको सेटिस्फाई करती है नहीं करती है। तो मैंने 1 सितंबर को ईमेल डाले सभी कंट्रीज, जैसा मैंने पीछे एक वीडियो में बोला भी है। फर्स्ट वाले में रिस्पॉन्स नहीं आया, फिर कुछ दिन बाद दोबारा जब डाला तो तब रिस्पॉन्स आने लगा। जहां तक उज्बेकिस्तान का सवाल है, इनको मैंने फर्स्ट को ईमेल भेजा और 3 तारीख को जवाब आता है, जिसमें कोई कुछ नहीं लिखा है, कोई जवाब नहीं था। जवाब ये था कि वहां कुछ नहीं लिखा था, टोटल ब्लैंक था। फिर मैंने उनको 3 तारीख को लिखा, भैया धन्यवाद आपके जवाब के लिए, लेकिन जवाब भी ब्लैंक था, ना ही उसमें कोई अटैचमेंट था, इसको जरा दोबारा भेजने की कृपा करें। कल मिनिस्ट्री को आपके क्वेश्चंस भेजे हैं, तो उम्मीद है कि जैसे हमें जवाब मिलेंगे, हम रिमाइंडर का ही दिया। तो उसके बाद 6 अक्टूबर को दोबारा जवाब यही आता है कि गवर्नमेंट ऑफ उज्बेकिस्तान को लिखा है और जैसे हमें जवाब मिलेगा तब हम आपको सारी फॉरवर्ड कर देंगे। आया कुछ नहीं, ठीक है। ठीक है। उसके बाद 1/12/2022, 1/12/2022 को एक एडवाइजरी आती है, जो मुझे तो मेल पे नहीं बोला गया बट आई है, ये पता चला, मार्केट से ही पता चला, जैसे बच्चों ने देखा। तो एडवाइजरी हमने भी देखी, तो एडवर्ट उसमें चले गए, देखा क्या लिखा है। उसमें सबसे पहले जो लिखा है कि 2022 के इंडिकेटर के हिसाब से डिप्लोमाज एंड स्किल्स मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड इन वैलिड कंट्री, ये NMC ने कहा है। इसके ऊपर इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स रिपब्लिक ऑफ उज्बेकिस्तान को, एम्बेसी ऑफ इंडिया को लिखा। सब शायद इन्होंने सवाल भेजे होंगे, जवाब ये आया कि भैया जो आप 5 ईयर कोर्स इंडियन बच्चों के लिए चला रहे हैं वो उज्बेकिस्तान में रिकॉग्नाइज नहीं है, इसलिए ऑर्डर नंबर PF78 डिक्री ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ उज्बेकिस्तान डेटेड 24 फरवरी 2022, उसके हिसाब से एजुकेशनल फील्ड का जो ड्यूरेशन होगा
जनरल मेडिसिन में वो 6 साल का होगा। यानी कि सबसे पहले जो बच्चे 5 साल के कोर्स के नाम पे गए थे उज्बेकिस्तान, वो 5 साल का कोर्स वहां रिकॉग्नाइज था ही नहीं। तो उनको फिर शिफ्ट सभी बच्चों को किया गया 6 साल में, जो इंडियन एम्बेसी की वेबसाइट पे भी लिखा है। 6 ईयर ऑफ थेरापेटिक वर्क प्रोग्राम में सबको शिफ्ट किया गया। अब थेरापेटिक वर्क क्या है, ये आप जरा समझाइए, क्या क्या है उसका मतलब। देखिए, थेरेपेटिक वर्क का मतलब होता है कि जो भी बच्चा उस कोर्स को कर रहा है, जैसे इंडिया में जब आप थर्ड ईयर के बाद जाते हैं तो आपका हॉस्पिटल ड्यूटी लगता है, आप मरीज से बातचीत करते हैं, ठीक है। जब आप कम्युनिटी में आपको भेजा जाता है, जो मतलब प्रैक्टिकल वर्क के साथ आपकी पढ़ाई हो, वो उस कोर्स को बोलते हैं थेरेपेटिकल वर्क। लेकिन वो इंटर्नशिप तो नहीं कही जाएगी ना थेरापेटिक वर्क, बिल्कुल नहीं, या कही जाएगी? बिल्कुल नहीं कही जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। फर्दर ये जो बोल रही है, 6 ईयर प्रोग्राम मीट्स ऑल द रिक्वायरमेंट्स, ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग एंड पीरियड्स अलॉटेड फॉर प्रैक्टिस। यानी कि प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मींस प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, प्रैक्टिस डजंट मीन इंटर्नशिप। राइट। ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग जो ये है, 6 साल का कोर्स उसमें करता है, और प्रैक्टिकल जो उसमें है जरूरत है वो भी सेटिस्फाई करता है। बिल्कुल। अब यहाँ पे इंटर्नशिप का तो कहीं जिक्र है नहीं। जो इंटर्नशिप का एनएमसी ने बोला है कि कोर्स करने के बाद 12 महीने का अलग से इंटर्नशिप होना जरूरी है। तो यहाँ पे ये सवाल है कि क्या उज्बेकिस्तान गवर्नमेंट या इंस्टीट्यूशन डिग्री 6 साल के बाद देता है या 5 साल के बाद? अगर 5 साल के बाद डिग्री देता है तब 1 साल का माना जाएगा इंटर्नशिप बिल्कुल। है। लेकिन अगर डिग्री 6 साल के बाद देता है तो 6 साल के अंदर जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की होगी वो तो इंटर्नशिप नहीं मानी जाएगी। ठीक है, ये बिल्कुल। एक सबसे बड़ा सवाल है जिसका अभी तक जवाब नहीं मिला। बहुत तरह की चिट्ठियां लिखी गई उज्बेकिस्तान गवर्नमेंट को, एम्बेसी को, इंडियन इंडियन एम्बेसी इन उज्बेकिस्तान को, लेकिन आज तक जवाब नहीं आया। जवाब बस वहीं रुके रहा। उसके बाद यही एडवाइजरी ये बोल रही है कि आफ्टर कंप्लीटिंग दिस एजुकेशनल प्रोग्राम, the graduate will have right to practice medicine in the territory of Republic of Uzbekistan। अब इसका इंटरप्रिटेशन कई मेरे मित्र दे रहे हैं कि ये लाइसेंस है। आप इस पे बताइए मुझे, क्या द राइट टू प्रैक्टिस मेडिसिन और लाइसेंस टू प्रैक्टिस मेडिसिन क्या ये सेम चीज है? उस पे जरा आप बताइए। नहीं, राइट टू प्रैक्टिस और लाइसेंस टू प्रैक्टिस दोनों अलग अलग चीजें, इस दोनों में काफी डिफरेंसेस हैं। और एनएमसी राइट टू प्रैक्टिस की बात नहीं कर रही है, एनएमसी लाइसेंस टू प्रैक्टिस की बात कर रही है। राइट टू प्रैक्टिस अगर लॉ के हिसाब से इसका इंटरप्रिटेशन किया जाए तो ये होता है कि हर सिटीजन को हर काम करने के लिए उस देश में राइट है, लेकिन उस काम को करने के लिए कुछ रूल्स हाँ, रेगुलेशन, बिल्कुल हक है, कुछ बट क्वालिफिकेशन पुट सब्जेक्ट टू डाउन किए गए। द पर्सन सेटिस्फाई द लाइसेंसिंग। एग्जैक्टली। अच्छा, इसमें एक लास्ट पैरा है जहां पे बोल रहे हैं कि 5 ईयर एमबीबीएस, वंस द 5 ईयर एमबीबीएस एजुकेशनल प्रोग्राम इज इंक्लूडेड इन द क्लासिफिकेशन ऑफ हायर मेडिकल एजुकेशन ऑफ रिपब्लिक ऑफ उज्बेकिस्तान, ऑल इंडियन स्टूडेंट्स विल बी इनवाइटेड टू स्टडी मेडिसिन, स्टडी अंडर दिस प्रोग्राम। मुझे ये समझ नहीं आया, ये पैरा इंडियन एम्बेसी ने इसमें लिखा। इंडियन एम्बेसी ने कब उनको बोला कि 5 साल का कोर्स होना चाहिए? कब, क्यों जरूरत पड़ी ये पैरा लिखने की? हालांकि ऊपर भी जो इन्होंने लिखा था, बट वहां पे एक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो कि जो 5 ईयर एजुकेशनल प्रोग्राम वहां पे चल रहा था, इट इज नॉट रिक्वायर्ड बाय इंडिया। जो वहां इतना इंफॉर्मेशन तो हो गया इस ऊपर वाले पैरा से कि जो उज्बेकिस्तान में जो 5 ईयर प्रोग्राम चल रहा था वो वहां पे रिकॉग्नाइज नहीं है। बट नीचे वो कह रहा फिर से कि जब 5 ईयर प्रोग्राम यहाँ पे रिकॉग्नाइज होगा तो सभी बच्चों को 5 ईयर प्रोग्राम में डाला जाएगा। मुझे समझ नहीं आया इस चीज को लिखने की जरूरत क्या है। एनएमसी क्या कह रहा है? आर दे रेडी टू से यस टू दैट? क्योंकि ये बात 10 बार मैंने ये सवाल पूछा है कि क्या ये सारे सेटिस्फाई कर रहा है, तो दे डोंट रिप्लाई। प्रॉब्लम ये है कि अगर वो एडवाइजरी पे लिख रहे हैं तो जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? या तो एडवाइजरी गलत है तो या एडवाइजरी सही है, तो उनको वो क्लियर कट बताना चाहिए कि क्या है इसका।
तो इस एडवाइजरी में जो 3 मेन पॉइंट है, एक पॉइंट ये कहता है कि हम्म जो 5 इयर्स कोर्स ड्यूरेशन है, वो कोर्स ड्यूरेशन उज़्बेकिस्तान में वैलिड नहीं है। दूसरा जो उसका पैरा जो उन्होंने हम्म बताया है, जो वहाँ के प्रेसिडेंट का जो डिक्री है, उसके नंबर जो आपने बता दिया, उसके हिसाब से जो जनरल हम्म मेडिसिन का ड्यूरेशन है वो 6 ईयर है। अब ये 6 ईयर तो ठीक है, हम्म 54 मंथ्स को मैच करता है। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, क्या 6 ईयर में इंटर्नशिप इंक्लूड है? अगर 6 ईयर में इंटर्नशिप इंक्लूड है और कोर्स का जो कोर्स ड्यूरेशन चल रहा है उसके साथ ही इंक्लूड है, तब भी एनएमसी आपको मानने और उसको वैलिडेट करने नहीं जा रही है। एनएमसी का कहना है, सिंपल सा है, कि आपका प्राइमरी मेडिकल एजुकेशन का डिग्री अलग होना चाहिए और इंटर्नशिप का डिग्री आपका अलग होना चाहिए। इसका सवाल अगर हम लोग ढूंढने का कोशिश कर रहे हैं, या बहुत सारा कोशिश हमने किया भी, तो ये जवाब नहीं मिल पाया, या जो वहाँ के लोग भी हैं जो उस कंट्री को करते हैं, कि 6 ईयर में 5 इयर्स प्लस 1 है, या 6 ईयर में, उनका कहना है कि 6 ईयर में ही इंटर्नशिप है। अगर 6 ईयर में ही इंटर्नशिप है और इंटर्नशिप की सर्टिफिकेट अलग से नहीं मिलता है 12 मंथ का, तो ये डिग्री वैलिड एनएमसी नहीं करेगी एज पर द एग्जिस्टिंग लॉ। आगे लॉ में क्या अमेंडमेंट होता है उस पर हम लोग फिर बात करेंगे। एग्जिस्टिंग लॉ। और एक ईमेल का जवाब भी आया है, उसमें भी उन्होंने लिखा इंटीग्रेटेड इंटर्नशिप इज नॉट वैलिड इन इंडिया। बिल्कुल, वो तो एफएक्यूज में भी लिखा है, ईमेल बिल्कुल। में और दूसरा भी जो रिटर्न इसमें दिया है। कंट्रोवर्सी जो लाइन है, राइट टू प्रैक्टिस, इस चीज को समझ लीजिए कि राइट टू प्रैक्टिस हम्म एनएमसी बोल रहा है, एडवाइजरी बोल रहा है कि फॉरेन मिनिस्ट्री उज्बेकिस्तान का कहना है कि हमारे यहाँ राइट टू प्रैक्टिस है पूरे उज्बेकिस्तान में। लेकिन एनएमसी कर रहा है, एनएमसी का जो रूल है, लॉ है, वो ये डिमांड कर रहा है आपसे, लाइसेंस टू प्रैक्टिस। तो राइट टू प्रैक्टिस और लाइसेंस टू प्रैक्टिस काफी डिफरेंसेस है। राइट टू प्रैक्टिस आपको ये लाइसेंस टू प्रैक्टिस को कवर नहीं कर सकता है। और ये लाइसेंस टू प्रैक्टिस और राइट टू प्रैक्टिस अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आपके आसपास कोई अच्छे वकील होंगे, उनसे भी एक बार समझने की कोशिश कीजिएगा कि साहब इस एडवाइजरी में मिनिस्ट्री ऑफ उज्बेकिस्तान फॉरेन अफेयर्स उज्बेकिस्तान ने राइट टू प्रैक्टिस के बारे में बात कर रहा है, लेकिन एनएमसी का जो एफएमजीएल रेगुलेशन है वो लाइसेंस टू प्रैक्टिस की बात कर रहा है। तो क्या लाइसेंस टू प्रैक्टिस को राइट टू प्रैक्टिस मीट कर पाएगा? तो आपको जवाब मिलेगा नहीं। तो इन चीजों को भी आपको ज्वाइन करने से पहले एमबीबीएस इन उज्बेकिस्तान आपको बहुत अच्छे से परख लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, फिर आपको अच्छा लगता है तो ज्वाइन कीजिए, नहीं अच्छा लगता है नहीं ज्वाइन कीजिए। तो ये मेन दो चीजें जो काफी कंट्राडिक्टरी है। एक तो ये है 6 ईयर का कोर्स ड्यूरेशन है जिसमें इंटीग्रेटेड इंटर्नशिप है, जिसको एनएमसी ने कह चुका है कि इंटीग्रेटेड इंटर्नशिप को मैं नहीं मानूंगा। दूसरा है, एनएमसी को लाइसेंस टू प्रैक्टिस चाहिए, ना कि राइट टू प्रैक्टिस चाहिए। इस चीजों को, दो चीजों को आपको अपने हिसाब से सोचनी पड़ेगी, बात राइट। करनी पड़ेगी। किसी के कहने पे, किसी के बहकावे में आके इसका गलत इंटरप्रिटेशन करके आप किसी भी कंट्री में, खास करके उज्बेकिस्तान पे बात हो रही है, तो ज्वाइन करने से पहले इसका दोनों का अच्छे से इंटरप्रिटेशन और एक आंसर ढूंढ के आप ज्वाइन कीजिए। हाँ सर। सर आप कुछ बोल रहे हैं? हेलो। सर हाँ, बोलिए हाँ, बोलिए। राइट टू प्रैक्टिस में मैंने कल आपको एक चीज बताई थी हम्म। कि बीइंग एन एलएलएम, कल वाले एपिसोड में। हाँ, आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल। हेलो। हाँ, आवाज आ रही है। आवाज आ रही है? आ हेलो। रही आ रही आ रही है। हम्म, अरे प्रभु। आवाज आ रही है। हाँ, राइट टू प्रैक्टिस में कल वाले एपिसोड में भी आपसे मैंने बात, हाँ, कल वाले राइट टू प्रैक्टिस वाले हाँ हाँ, आ रही। मैं क्या राइट टू प्रैक्टिस वाले पॉइंट ले सकता हूं, दैट यू हैव राइट टू प्रैक्टिस मेडिसिन इन इंडिया, उज्बेकिस्तान, यूएसए, यूके टुडे ऑल्सो। बट right is something different. License to practice needs have some requirement. So you have to satisfy those requirements for the license. What बिल्कुल। are those requirements? That is what our FMGL gadget is saying. So हम्म। you have to get the license to practice from there, not right to practice. जी। एग्जैक्टली। तो ये जो हम्म फर्स्ट दिसंबर 2022 का जो एडवाइजरी है इंडियन एम्बेसी ताशकंद का, इसके बारे में आपने इंडियन एम्बेसी से काफ़ी कम्युनिकेट किया, काफ़ी कोशिश किया कि इस एडवाइजरी का क्लेरिफिकेशन आए,
और आपने फिर ये लिखना शुरू किया। आपने एक चिट्ठी उनको लिखा है, पीएमओ को लिखा है 10/5/2023 जी को। तो जी। ये 10 मई 2023 से पहले और ये 1 दिसंबर 2022 के गजट के बाद बीच में और भी इंडियन एम्बेसी से कोई कम्युनिकेशन हुआ था आपका, या डायरेक्ट आपने पीएमओ को लिख दिया? काफ नहीं नहीं नहीं, काफी चिट्ठियां गई। 7 अक्टूबर को गई, 19 फरवरी को गई, सॉरी 22 नवंबर को गई, 19 फरवरी 2023 को गई। किसी का जवाब नहीं आया। 1 सितंबर, 3 सितंबर, 5 अक्टूबर, 7 अक्टूबर, 22 नवंबर, फिर 19 फरवरी 2023। इसमें भी कई सवाल पूछे गए। हम्म। नहीं, सेम सवाल तो सेम ही थे। हम्म। जितने, मैं आपको एक चीज बता दूं, जितने भी एडवाइजरी किसी भी एम्बेसी को आई है, माइनस उज्बेकिस्तान, हम्म। जिन्होंने क्वेश्चन आंसर रखा है पूरा डिटेल में, हम्म। वो सारे के सारे वही क्वेश्चन है जो मैंने पूछे थे हर हम्म। कंट्री की मोस्टली वेबसाइटों पे। बिल्कुल। तो इनको भी वही सवाल पूछे गए बार बार, चाहे चेंज करके रिपीट किए, तो मगर कोई जवाब नहीं आया। हम्म। लास्ट 19 फरवरी को गया है। ओके। 19 फरवरी के बाद इस बीच में हमने हम्म। कई आरटीआई एप्लीकेशन भी फाइल की। हम्म। 1 5 को करी है, 7 8 को करी है, इस पे क्या नाम है, अपीलें भी की है आरटीआई पे। उस पे भी वही जवाब आया कि भैया हमारे पास इन सवालों का जवाब नहीं है। सिर्फ एक जवाब आया कि आप हमारी एडवाइजरी पढ़िए। हम्म। मैं अब बाय इसमें 1 ऑडियंस को ये बता दूं कि जो 10 मतलब 1 दिसंबर 2022 को जो एडवाइजरी जारी होता है इंडियन एम्बेसी ताशकंद के द्वारा, उसके जो दो तीन जो पॉइंट्स थे, लाइसेंस, राइट टू लाइसेंस 6 ईयर, इसको डिटेल्स में एक्सप्लेन करने के लिए रवि सर ने इंडियन एम्बेसी को मेल किया था, लेकिन उसका जवाब नहीं आया। फिर उन्होंने 10 मई 2023 को एक चिट्ठी पीएमओ को लिखी, जिसमें वही सारे सवाल थे कि कोर्स ड्यूरेशन क्या है, क्या कोर्स ड्यूरेशन में इंटर्नशिप इंक्लूडेड है या इंटर्नशिप के लिए अलग क्या ड्यूरेशन है, लाइसेंस की क्या व्यवस्था है, क्या वहाँ के जो करिकुलम है इंडियन करिकुलम से कितने हद तक मैच करते हैं, सारे चीज़। उसके बाद 12 12 तारीख को, 12 मई 2023 को इंडियन एम्बेसी ताशकंद ने एक चिट्ठी इनको फिर भेज दी है। और उस चिट्ठी में इनका जितना सवाल था, जो 6 सवाल थे, उस 6 सवाल के लगभग लगभग 5 सवाल का जवाब में ये आता है कि जो भी इंफॉर्मेशन इन्होंने पूछा है कोर्स ड्यूरेशन से रिलेटेड, लाइसेंस से रिलेटेड, प्रैक्टिस से रिलेटेड, इंटर्नशिप से रिलेटेड, इन सारे सवालों का जवाब इंडियन एम्बेसी के पास नहीं है। एक पॉइंट में उन्होंने कहा कि आप मेरा जो 1 दिसंबर 2022 का एडवाइजरी है उसको आप देखें, जिस पे हम लोगों ने अभी कुछ देर पहले जिक्र किया। जब इंडियन एम्बेसी के पास इन सवालों का जवाब नहीं है 5 महीने बाद, तो 5 महीने पहले इन सवालों के जवाब पे एडवाइजरी कैसे जारी हो गया? तो सर ये जो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है इंडियन एम्बेसी का, तो इसका मायने क्या है? आपने क्या निकाला मायने कि एक जगह एडवाइजरी दे रहे मैंने हैं, दूसरी जगह इंफॉर्मेशन मैंने अवेलेबल नहीं है बोल रहे हैं? मायने निकालने से पहले मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का यहाँ पे धन्यवाद करना चाहूंगा। 10 मई को मैंने चिट्ठी भेजी, 12 मई को वो रिसीव होती है पीएमओ ऑफिस। मई को वो पोर्टल पे डालते हैं, जो पीएमओ पोर्टल है वहां पे डाल देते हैं और टैग करते हैं एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री को, क्योंकि एम्बेसी जाएगा, डॉक्यूमेंट तो थ्रू मिनिस्ट्री जाएगा। बिल्कुल। और उस पे लिखा जा रहा है, पेटिशन इज नॉट फुली स्कैन्ड, may be taken only on receipt of hard copy of the petition along with its enclosures, which is being sent shortly. और 18/5 को मेरे पास चिट्ठी आती है, आती होगी, 18 के बाद आई है। 18/5 को चिट्ठी निकलती है कि उन्होंने हार्ड कॉपी, जो एनक्लोजर्स अलॉन्ग विद माई लेटर, वो उज्बेकिस्तान के लिए रवाना कर दिया। वो हार्ड कॉपी यहां से गई है। उसके बाद 26/5 को मैं बीच में देखा था कि भाई कोई जवाब आएगा, तो वेलफेयर ऑफिसर जो इंडियन एम्बेसी इन ताशकंद में है, मिस्टर सुरेश कुमार, उनके पास अंडर प्रोसेस रहती है ये फाइल। और यही चीज 14/11 तक मैं देख रहा हूं। 14/11 को अचानक जवाब आता है कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से कि आपका ये जो लेटर है इसकी ग्रीवियंस क्लोज की जाती है।
मैं अपील करता हूं, उस टाइम ज्वाइंट सेक्रेटरी, उस टाइम उस अपील की ऑनलाइन ही कि भैया इसमें जो आपने लिखा है कि मेरी चिट्ठी का जवाब आया है, चिट्ठी का जवाब इसलिए नहीं आया है कि मेरी चिट्ठी उज्बेकिस्तान एम्बेसी को 18 तारीख को भेजी गई है और 12 तारीख वाला जो जवाब है वो आरटीआई के अंडर आया है, वो आरटीआई की चिट्ठी का जवाब है। तो आप इसको क्लोज ना करके बच्चों के फेवर में इसको ठीक ठाक से वो क्लियरिटी दिलवा दीजिए, ठीक है। लेकिन उन्होंने 24 घंटे में मेरी वो अपील क्लोज कर दी। ये बड़ी दुखद है कि एंड कर दिए बिना आंसर दिए कि नो वी आर, ये इसमें लिखा अवेलेबल इंफॉर्मेशन वाज गिवन एंड एप्लीकेंट वाज ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड ऑन 12/5/23 थ्रू एन हिज ईमेल। उस ईमेल में क्या ईमेल था? में वही आया है, वही वाला जो 7 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन वो आरटीआई का जवाब था, वो ईमेल मेरे को नहीं आया कोई भी। 12 तारीख को वो मेल का नहीं, 12 तारीख को, 10 तारीख का, देखिए समझ लीजिए, मेरी चिट्ठी पीएमओ को जाती है 10 तारीख को, 12 तारीख को वो रिसीव करते हैं, 18 तारीख को वो पोर्टल पे डालते हैं। इंडियन एम्बेसी ने मुझे 12 तारीख को जवाब कैसे दिया? 12 तारीख का जवाब जो है वो आरटीआई का है, आपके पास कॉपी है। ये हम सारा, जैसे चौबे जी ने कल भी बोला कि जितने भी हम डॉक्यूमेंट्स का जिक्र करते हैं, ये वीडियो के नीचे हम गूगल ड्राइव का लिंक डालेंगे, उसमें से ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप डाउनलोड करके स्टडी कर सकते हैं। तो इन्होंने 12 तारीख को मुझे आरटीआई का जवाब दिया था, ईमेल का आज तक कोई जवाब नहीं आया। ये अद्भुत चीज है। उसी जिसपे हम लोगों ने चर्चा किया कि जो 7 क्वेश्चंस थे, 7 सवाल थे, उस सवाल के जवाब 6 महीने बाद इंडियन एम्बेसी यह लिख के देती है कि उन 7 सवालों में से 6 सवाल का जवाब उनके पास नहीं है, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन उनके पास नहीं है। एक सवाल में, एक पॉइंट पे उन्होंने कहा कि आप मेरा एडवाइजरी देख सकते हैं, जिसका उन्होंने लिंक भी शेयर किया था, जो कि वेबसाइट पे अवेलेबल है। अब यहाँ पे समझने की बात यह है कि जो इन्फॉर्मेशन 6 महीने बाद इंडियन एम्बेसी के पास से खत्म हो जाता है, वो 6 महीने पहले इन्फॉर्मेशन कैसे आया? और इतना डिप्लोमेटिकली वर्ड्स को लिख के एडवाइजरी को निकालने की जरूरत इंडियन एम्बेसी को क्यों पड़ गई? क्या इंडियन एम्बेसी किसी के प्रेशर में थी, या फॉरेन मिनिस्ट्री उज्बेकिस्तान को भी पता नहीं था जो वर्ड्स है ये फॉरेन मिनिस्ट्री के वर्ड्स तो नहीं हो सकते हैं? क्या फॉरेन मिनिस्ट्री ने किसी कॉलेज से पूछा, कॉलेज ने किसी कंसल्टेंट से पूछा, कंसल्टेंट ने कहीं से ड्राफ्ट कराया, फॉरेन मिनिस्ट्री के पास जाता है, फॉरेन मिनिस्ट्री के से एम्बेसी के पास आता है, एम्बेसी बिना कुछ समझे जाने उसको इशू कर देती है? क्या ऐसा भी हुआ, हो सकता है क्या? आपको लगता है इसमें सच्चाई हो सकती है जो मैं सवाल उठा रहा हूं? ये आप ही की बात को थोड़ा सा और बताते हुए ये कहूंगा कि चौबे जी का ये कहना है, जो एडवाइजरी 1/12/2022 को आई है, वो एक हिसाब से, एम्बेसी के हिसाब से सभी सवालों का वही जवाब है। लेकिन जो मुझे आरटीआई का जवाब मिला, उसमें 6 सवालों का जवाब है ही नहीं। तो चौबे जी का ये पूछना है कि वो जवाब गया कहां से जो पहले आया था, जो एडवाइजरी में पड़ा है। उसको उन्होंने एलोबरेट करके क्यों नहीं लिखा? सवाल उसी एडवाइजरी के ऊपर ही उठे थे। मैं बताता हूं आपको सवाल का क्या आया था। सवाल ये था कि 5 साल का ये जो है लिखा है, 5 साल का एजुकेशन प्रोग्राम वाला, प्रेसिडेंट डिग्री वाला और राइट टू प्रैक्टिस वाला, तो उसकी के ऊपर सवाल था, विल दे गिव डिग्री आफ्टर 6 years और 5 years ड्यूरेशन? इसका जवाब नहीं मिला। इज द इंटर्नशिप इंक्लूडेड इन 6 year कोर्स और इज द इंटर्नशिप डन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ अ 5 year डिग्री कोर्स ऑफ 5 years फॉलोड बाय 12 months ऑफ इंटर्नशिप? As advisory says, the graduate will have right to practice medicine in the territory of Republic of Uzbekistan. Does it mean that the student will have license to practice in Uzbekistan without any licensing examination? और एक और चीज का सवाल इस पे आया था, क्योंकि एक एडवाइजरी पुरानी भी वेबसाइट पे है, तो उसके ऊपर था, वो इस टाइम मेडिकल एजुकेशन के लिए रेलेवेंट नहीं है। वो क्वेश्चन था कि अगर कोई बीमार होता है ज्यादा तो उसको वापस इंडिया या किसी और कंट्री में इलाज के लिए जाना पड़ेगा, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हालांकि सवाल ये उठाया गया है, हाउ कैन एनी कंट्री टीच गुड मेडिकल स्टडीज टू अस while they are not able to treat any complicated ailment or major surgery? ये मेरा नहीं है, ये कोई है मिस्टर राकेश गुप्ता,
राकेश गुप्ता जी का ये सवाल है, जो ये डॉक्यूमेंट ऑनलाइन शेयर किया गया मार्केट में, ये ईमेल का है। नहीं, तो उन्होंने उस ये पे आएंगे। ये सवाल लिखा। लेटेस्ट मेल है, वो मेरे ख्याल से दिसंबर 2023 का मेल है, जो एम्बेसी को किया गया, जिसमें ये हम्म, सारे सवाल उठाए गए थे। उसमें तकरीबन 15-16 बच्चों का ग्रुप है जो मेल किया था, हाँ हाँ जो हाँ। यूक्रेन से रिटर्न बच्चे आ रहे हैं। तो उन्होंने पूछा था कि हम्म 5 इयर्स का कोर्स हम्म ड्यूरेशन वैलिड है कि नहीं, अगर हम ट्रांसफर लेते हैं 6 ईयर में जाते हैं तो क्या इंटर्नशिप मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। मुझे प्रैक्टिस, जो सवाल आपने हम्म। उठाया था, लगभग लगभग उन बच्चों का जो क्वेरी था वही था। उसका वही तो वही अभी लेटेस्ट, लेकिन वही वही वही। उसके पहले आपने 15/4/2023 को भी आरटीआई किया, हम्म जिसका जवाब वही मिला जो 12/5/2023 को मिनिस्ट्री ने, एम्बेसी ने लिख के दिया है, और फॉरेन अफेयर्स के पोर्टल बिल्कुल पे बिल्कुल अपलोड बिल्कुल हुआ है, जिसमें उनके पास कोई बिल्कुल जवाब नहीं बिल्कुल है। लेकिन फिर आपने नहीं बिल्कुल। छोड़ा। फिर आपने उनको फिर एक अपील किया 5 अगस्त 2023 को, कि भाई हमारा क्वेश्चन का आंसर नहीं आया, जी। मैं इनसे सेटिस्फाइड नहीं हूँ। फिर आप दोबारा इसको हम्म एक्सप्लेनेशन के साथ इसका आंसर दीजिए, और क्लियर आंसर दीजिए। तो क्या जो आपने अपील किया, तो उसका हम्म। जवाब आया क्या कुछ? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, पेंडिंग है। ये आरटीआई को भी इन्होंने, मतलब मुझे नहीं समझ आ रहा, आरटीआई का जवाब ये होता है कि वी कांट क्रिएट इंफॉर्मेशन एंड दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट अवेलेबल विद अस। खत्म। भाई, मैं ये समझता हूं, जो मेरी बचपन से आज तक मेरी सोच है, मैं ये सोच रहा हूं कि हमारे देश में हम सरकार से गुहार लगाते हैं कि सर मेरी मदद करो। सब लोग करते हैं, ठीक है। विदेश में हम किससे करें? ना वहां पे माँ बाप है, ना भाई बहन है, ना कोई रिश्तेदार है, किसे करें? प्रैक्टिकली इंडियन एम्बेसी का फिर पर्पस क्या है? व्हाट इज, मतलब इंडियन एम्बेसी तो हमारी गार्जियन है ना। जब हमें इंडियन एम्बेसी नहीं समझा पाएगी कि यहाँ आना ठीक है गलत है क्या नहीं है, इन सवालों का जवाब वो नहीं बताएंगे, एनएमसी नहीं बताएगी, इंडियन एम्बेसी नहीं बताएगी, तो कौन बताए? जो बिल्कुल, अभी बता रहा है, जो बिल्कुल। जिसकी वजह से सब जा रहे हैं। और तो बच्चे फंस रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली मैं ये जानना चाहता हूं, जवाब न देने से क्या होता है? आर दीज इंडियन एम्बेसीज इनवाइटिंग इंडियन स्टूडेंट्स टू स्टडी अब्रॉड? इम्प्लाइडली इनडायरेक्टली इम्प्लाइडली अगर देखा जाए तो यही तो है, कि एनएमसी कुछ और यही बोल है। रही है, इंडियन एम्बेसी कुछ और बोल रहा है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्या इंडियन एम्बेसी फॉरेन अब्रॉड एजुकेशन का प्रमोशन कर रहा है? इनडायरेक्टली, हम्म इम्प्लाइडली क्या प्रमोशन कर रहा है? अगर प्रमोशन करती तो इंडियन एम्बेसी क्लियर कट बोल दे कि भाई एनएमसी के रूल्स रेगुलेशन को मानने की कोई जरूरत नहीं है, आप आइए यहाँ पे पढ़िए, हम्म इस फलाना हम्म फलाना जो भी देश है उसमें आइए पढ़िए। या नहीं तो इंडियन एम्बेसी पहले उस कंट्री का जो भी इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन को एनएमसी के साथ शेयर करके एक कंक्रीट जवाब लेके एडवाइजरी को इशू करना चाहिए था। आपका जवाब नहीं मिला। एक नैन्सी हैं, उन्होंने 7 हम्म अगस्त 2023 को भी मेल किया है, और उन्होंने एडवाइजरी को रेफर करते हुए अपना 2 सवाल पूछा है। उन्होंने एडवाइजरी को क्या क्या 2 रेफर किया है एडवाइजरी में, और क्वेश्चन 2 एडवाइजरी को रेफर करते हुए उनका 2 क्वेश्चन है। पहला जो एडवाइजरी रेफर करके जो हम्म उनका पहला सवाल है, उन्होंने लिखा है, हम्म एडवाइजरी फर्दर रीड, therefore, Indian students are fully enrolled in 6-year therapeutic work हम्म program. The 6-year हम्म program meets all the requirement established by National Medical Commission of India, duration of training and period allotted for practice. इसके ऊपर उनका सवाल था, does it mean that the 6-year program include the degree as well as the internship as is required by National Medical Commission of India? जो उन्होंने लिखा है कि 6 ईयर का जो प्रोग्राम है, ये एनएमसी के सारे रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। उसके ऊपर उनका सवाल था, क्या 6 ईयर डिग्री में इंटर्नशिप इंक्लूडेड है या अलग है, या क्या वो फुलफिल करता है एनएमसी को, जो 6 ईयर प्रोग्राम है। दूसरा एडवाइजरी को रेफर करते हुए उन्होंने दूसरा पॉइंट को हाईलाइट करने की कोशिश किया है, आफ्टर कंप्लीटिंग द एजुकेशनल प्रोग्राम द ग्रेजुएट विल हैव द राइट टू प्रैक्टिस मेडिसिन इन द टेरिटोरी ऑफ रिपब्लिक ऑफ उज्बेकिस्तान। इसके ऊपर उन्होंने सवाल उठाया था, डज इट मीन दैट द ग्रेजुएट विल हैव द राइट टू प्रैक्टिस मेडिसिन, ही और सी इज ऑटोमेटिकली अलाउड एज a licensed medical practitioner in the territory of Republic of Uzbekistan as is required by National Medical Commission of India। इसका जवाब नैन्सी को नहीं मिला। तो नैन्सी ने फिर एक मेल किया, रिमाइंडर मेल किया कि हम मुझे जवाब नहीं मिला,
और उन्होंने क्या उसके मेल में किया था, दिस हैज रेफरेंस टू माय ईमेल डेटेड August 7, 2023, टाइम 9:59 PM, but no response till today. Kindly reply now to make it easier for me to make a decision. इन नैन्सी ने लिखा है। फिर इसका भी जवाब नहीं आता। फिर नैन्सी ने एक और मेल किया है, एम्बेसडर को भी उसमें किया गया है, काउंसलर को भी किया गया है। ये है 25 अगस्त 25 अगस्त 2023, 10:43 AM। इसमें भी उन्होंने लिखा है कि दिस हैज रेफरेंस टू माय ईमेल डेटेड August 7, 2023, बट नो रिस्पॉन्स टिल टुडे। काइंडली रिप्लाई नाउ टू मेक इट इजियर फॉर मी टू मेक अ डिसीजन। ये एक स्टूडेंट भी मेल कर रहा है, आप ही के एडवाइजरी पे उसकी क्लेरिफिकेशन पूछ रहा है। आपने जो एडवाइजरी निकाला है उसमें ये जिक्र करके निकाला है कि सारी इंफॉर्मेशन आपके पास मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स उज्बेकिस्तान से मिला है, उसको आपने डाला है। फिर उसके बाद जो बच्चे मेल कर रहे हैं, या जो पेरेंट्स मेल कर रहे हैं, या जो कंसल्टेंट मेल कर रहे हैं, या आरटीआई कर रहे हैं, या पीओएमओ के तहत आपके पास कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद आपका जवाब बदल क्यों गया? बदला नहीं, बल्कि आप ये कहना शुरू कर दिए कि मेरे पास कोई जवाब ही नहीं है, और मेल का रिप्लाई देना बंद ही कर दिए। तो इसका क्या मतलब समझा जाए? क्या उज्बेकिस्तान सच में एनएमसी एफएमजीएल को फुलफिल नहीं कर रहा है, या वहां जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनका भविष्य अंधेरे में है, वो डिग्री इंडिया में वैलिड नहीं होगा? क्या ऐसे मान लिया जाए रवि सर? नहीं, इसमें जो आपने अभी जिक्र किया नैन्सी वाला 7-8 वाला, हम्म। उसमें जरा लास्ट लाइन पढ़िए, क्या है? लास्ट लाइन, I will be waiting for a quick reply from you to allow me to make a decision for the better future of my child. यानी कि ये जो सवाल है अपने बच्चे के लिए, आई वॉन्ट टू एडमिट, हाँ, यस, ये है। अगस्त में चिट्ठी लिखी जा रही है कि सितंबर 23 में मैं एडमिट करना चाहती हूँ बच्चों को। उज्बेकिस्तान फॉर मेडिकल एजुकेशन, राइट? तो ये देखिए ना, ये तो एक अर्जेंसी, इस पे तो सबसे ज्यादा क्विक जवाब आना चाहिए। इसको भी जवाब नहीं मिला, तो ये जिसपे आपने क्या दर्शाता 7 है महीने मुझे? पहले 1 दिसंबर 2022 को एडवाइजरी भी जारी कर दिया है, फिर भी आप जवाब देने हाँ, में सक्षम नहीं है। असक्षम है। ऐसा क्यों? और फिर मैं बता दूं कि ये है 12 सितंबर 2023, एनएमसी ने एक मेल का रिप्लाई किया था। उसमें ये क्लियर कट लिख दिया है, एज पर रेगुलेशन एनएमसी विल नॉट एक्सेप्ट द इंटर्नशिप इंक्लूडेड विद इन 6 ईयर एज ए क्लिनिकल इंटर्नशिप और क्लिनिकल ट्रेनिंग। अब इससे क्लियर कट और कुछ नहीं हो सकता है। जहां पे जिस कंट्रीज में अगर इंक्लूडिंग इंटर्नशिप है 6 ईयर में, उसके बारे में भी एनएमसी ने अगर लिख दिया है, क्लियर कट स्टेटमेंट दे दिया है, उसके बावजूद भी अगर हम वो चीज करने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, तो मेरे हिसाब से वो डिग्री खतरे में है, आप भी खतरे में हैं। तो इनको समझिए, पूछिए, सवाल खड़ा बिल्कुल। कीजिए, फिर ज्वाइन कीजिए। राइट टू एजुकेशन है आपके पास, आर्टिकल 21 देता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको राइट टू एजुकेशन देता है, दुनिया में कहीं भी जाके पढ़ के आ जाएं। लेकिन इन एफएमजीएल के साथ साथ आपको एक चीज और रेफर कर दूं, जिसपे हम बाद में एक अलग से वीडियो बनाएंगे, कि रिसेंटली जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है उसको भी पढ़िए, उसको भी पढ़िए। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एनएमसी को कितना पावर दिया है। मुझे डॉक्टर चाहिए, लेकिन कैसा डॉक्टर चाहिए उसके बारे में बोला है। आप कहीं से कुछ करके, उस देश की अपनी कानून हो सकती है, उस देश की अपनी एजुकेशन सिस्टम हो सकता है, लेकिन मुझे कैसा एजुकेशन सिस्टम चाहिए उसके बारे में भी सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली जो डिसीजन आया है उसमें बोला है। उसको पढ़िए और इन सारी चीजों को एक साथ मिला के इंटरप्रिटेशन कीजिए और रिजल्ट ढूंढिए, फिर कब जाके अब्रॉड में एमबीबीएस की पढ़ाई करने जाइए। तो उज्बेकिस्तान में जो 6 ईयर इंक्लूडेड इंटर्नशिप है उसके बारे में भी एनएमसी ने किसी कंट्री को नहीं लिखा है, लेकिन उसने क्लियर कट ये लिखा है, एज पर रेगुलेशन एनएमसी विल नॉट एक्सेप्ट द इंटर्नशिप इंक्लूडेड विद इन 6 ईयर एज द क्लिनिकल इंटर्नशिप और क्लिनिकल ट्रेनिंग। फिर भी बच्चे क्यों जा रहे हैं सर? एनएमसी ने इतना सारा चीज निकाल दिया, एम्बेसी भी सकभर कोशिश, बहुत सारे एम्बेसी किया है कि क्लियर कट हो, लेकिन बहुत सारे एम्बेसी ने इतना उसको कंट्रोवर्शियल बना के, इतने लीगल टर्मिनोलॉजी को यूज करके ऐसे चीजें निकालने क्यों निकाला? और बच्चे क्यों फंसते जा रहे हैं? बच्चे तो इनोसेंट हैं,
और कंसल्टेंट इसको बताने में क्यों असफल हैं, फेल्योर हैं कि भाई ये चीज मैच नहीं कर रहा है, ये चीज है, रियलिटी ये है। समस्या यही है, बदकिस्मती है कि कोई नहीं बता पा रहा, तो कोई नहीं बता पा रहा ये सब चीज। क्यों नहीं बता पा रहा? कम से इंडियन एम्बेसी, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, उनको तो क्लियर कट बताना चाहिए। बेसिकली दे शुड कोऑर्डिनेट विद द नेशनल मेडिकल कमीशन। चुपचाप बिना पूछे अगर एडवाइजरी डाली है तब गलत है, लेकिन यहाँ पे ये लिख रहे हैं कि इट सेटिस्फाइज एनएमसी रिक्वायरमेंट। तो एनएमसी रिक्वायरमेंट अगर सेटिस्फाई करता है तो तब तो बहुत बढ़िया बात है, इफ इट इज ट्रू, विच आई डाउट। जो मेरा मतलब, ये मेरा कहना है, आई डोंट। जो इंडियन एम्बेसी का भी कहना है, क्योंकि एक ईमेल में उनसे ये भी मांगा गया था कि अगर आपके पास जवाब नहीं है तो वहां का ऐसा कोई भी अथॉरिटी का मुझे डिटेल्स दे दीजिए, ईमेल आईडी दे हाँ, मैंने दीजिए, मांगा था ये, फोन नंबर। मैंने आपने मांगा ही था, मुझे आपने ही दीजिए, मांगा था, मिनिस्ट्री का ईमेल आईडी दीजिए। हाँ। किसी हाँ, ने नहीं मगर दिया। दिया नहीं, कुछ नहीं दिया मिनिस्ट्री को जो ना। ईमेल आईडी है उस पर बहुत संपर्क करने की कोशिश की गई, उसमें कुछ हुआ नहीं। लेकिन एम्बेसी से भी मांगा गया। जिस एम्बेसी ने जिस मिनिस्ट्री के थ्रू जो इंफॉर्मेशन इकट्ठा किया और एडवाइजरी जारी किया, तो क्या उसका इंफॉर्मेशन अपने सिटीजन को नहीं दे सकती है? इसमें कोई नेशनल बिल्कुल। थ्रेट का तो इशू नहीं था कि भाई हम अगर किसी का हम्म। इंफॉर्मेशन या किसी का डिटेल्स देते हैं तो उसे नेशनल थ्रेट हो जाएगा। नेशनल थ्रेट में तो नहीं आता, ये नेशनल इंटरेस्ट का सब्जेक्ट था। एम्बेसी यहां भी फेलियर हो गई कि उसके डिटेल्स दें जिससे मिनिस्ट्री से मांगा जा सके। अभी बंद कर दो रिकॉर्डिंग, उनका अभी कट गया। अरे इसको देखना यार, बहुत करना पड़ेगा तुमको। नेट चला गया कि क्या हुआ? हम लोग उनको उनको फोन करना। हाँ, आ गया आ गया आ गया, हाँ। हाँ, सॉरी, कट गया था। नहीं ठीक है, कॉल लग गया था किसी का। हाँ। ठीक है। ठीक है। ठीक है। तो इसका मतलब तो वहां ये पे एक बहुत बड़ा सवाल है जो आप उठा रहे हो। डेफिनेटली कानून तो है, क्योंकि अगर कानून नहीं है तो ये गैजेट कहां से आया, ये डिग्री कहां से आई? और दैट्स ऑन जनरल मेडिसिन, दैट्स नॉट ऑन अदर एजुकेशन। क्लियर कट है, करेक्ट। सवालों के जवाब ढूंढने पड़ेंगे, हम नहीं ढूंढ पाएंगे तो आप ढूंढिए। कोई मेरे को तो वाकई अब थक चुका हूँ, कई रिम कागज उज्बेकिस्तान एम्बेसी को भेजा गया आज तक, बट बिल्कुल जवाब। तो ये तमाम जो हम लोग का बातचीत है, या जो सवाल हम लोग ने उठाया है, या जो सवाल हमने पूछा है, या अलग अलग लोगों ने एम्बेसी से पूछा है, एनएमसी से पूछा है, उसका जवाब नहीं आया है। उसी बीच में बहुत सारे ऐसे खबरें हैं कि उज़्बेकिस्तान का डिग्री ही लाइसेंस माना जाता है, लेकिन उसके बारे में इंडियन एम्बेसी भी चुप है और उज़्बेकिस्तान का लॉ भी चुप है। चूंकि वहाँ पे ये कह दिया जा रहा है कि मेडिकल से रेगुलेट करने के लिए कोई लॉ नहीं है, लेकिन जबकि 6 ईयर डिग्री प्रोग्राम को फिक्स करने में प्रेसिडेंशियल डिग्री आ रहा है, इसका मतलब वहाँ पे लॉ है। जो भी ये स्टूडेंट अगर वहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, जो सीनियर हैं, वो कॉलेज की बात न मान के हम्म। मिनिस्ट्री को अप्रोच करें। हम्म। ताशकंद में ही हम्म। मिनिस्ट्री है, और आप अप्रोच कीजिए और ये जानने की कोशिश कीजिए कि क्या आपके लिए वहाँ पे लाइसेंस टू प्रैक्टिस है। क्या आपको मिनिस्ट्री ये अलाउ कर रही है कि 6 ईयर में आपको सेपरेट इंटर्नशिप की डिग्री देगी? ये आपकी भी जिम्मेवारी बन जाती है। ये सिर्फ यहाँ तक ही सीमित मत रखिए कि कॉलेज में कॉलेज का जो इंफॉर्मेशन देने वाला ब्यूरो है, या आपका रेक्टर है, या आपका प्रोफेसर है, उसके पास सारे इंफॉर्मेशन हो सकते हैं, हो भी सकते हैं। लेकिन ऐसी केसेस में इंफॉर्मेशन अगर रहता तो आपके हाथों में उसके पेज, उसके पन्ने दे दिए गए रहते। और जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ये सारे एपिसोड, जो जितने भी हमारे डिस्कशन हैं, जो भी हमने पॉइंट्स उठाया है, उसको सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए, और इन सवालों का जवाब ढूंढिए जिसके थ्रू भी आप जा रहे हैं। उज्बेकिस्तान में ही नहीं, किसी भी कंट्री में जा रहे हैं, तो इन सवालों को ढूंढिए। क्या आप सच में उस कॉलेज को, उस कंट्री को ज्वाइन करने जा रहे हैं जहां से आप डिग्री लेके आएंगे? तो क्या एनएमसी उसको सच में वैलिड मान लेगी या नहीं मानेगी? अगर इतना भी नहीं समझ में आए, तो
दूसरे एपिसोड के लिए इंतजार कीजिए, जब मैं सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पे बनाऊंगा। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा है फॉरेन मेडिकल एमबीबीएस के, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट के बारे में, अब्रॉड एमबीबीएस के बारे में, उस पर भी बातचीत हम लोग करेंगे। लेकिन जहां तक सवाल है, जो सवाल पूछे गए हैं, जो सवाल एडवाइजरी पे उठाए गए हैं, जो एनएमसी का रूल रेगुलेशन या टाइम टू टाइम क्लेरिफिकेशन आया, उस हिसाब से मेरा पर्सनल मानना है कि उज्बेकिस्तान कहीं ना कहीं इस चीज को फुलफिल नहीं कर पा रहा है। आगे आपका भविष्य, आपकी सोच, आपके डिसीजन, आप खुद तय करें कि आपको करना क्या है। मेरा काम इतना ही है कि जिस देश में जो जैसा है वैसे आपके सामने लाके रख देना। रवि सर, फाइनल वैसी कुछ बातें जो छूट गई हो, जो उज्बेकिस्तान बच्चे ज्वाइन करने वाले हैं, उनको आप कहना चाह रहे हो? नहीं, मैं एक ही चीज बोल देता हूँ सबको, जो मेरे को डायरेक्ट भी कांटेक्ट करते हैं, कैसे भी करते हैं, मैं उनको एक ही चीज बोलता हूँ, कम व्हाट मे। अगर 6 साल का कोर्स है तो उसमें इंक्लूडिंग इंटर्नशिप नहीं हो सकता, क्योंकि 5 ईयर कोर्स ऑलरेडी डी रिकॉग्नाइज कर चुकी है उज्बेकिस्तान गवर्नमेंट। तो 5+1 तो हो ही नहीं सकता है। तो 6 साल का ही है। और 6 साल के बाद चाहे आप इंडिया वापस आएंगे या तब तक कुछ क्लियरिटी आएगी, आपको 1 साल का अलग से इंटर्नशिप वहीं पे करना होगा। तो 7 साल का कोर्स मान के ही चलिए। और लाइसेंस का मुझे अभी तक कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं मिला, इसलिए उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। क्योंकि अगर लाइसेंस इस तरह से मिलता तो शायद दुनिया के आधे से ज्यादा बच्चे उज्बेकिस्तान ही उज्बेकिस्तान में जाते। ही ज्वाइन कर अगर लेते। इतना, बिल्कुल, वाई शुड स्टूडेंट स्टडी इन इंडिया? क्योंकि यहाँ पे तो आप, यहाँ पे इंडियन बच्चा इंडिया में पढ़ते हुए नेक्स्ट टू इंटर्नशिप 3 साल बिताएगा, तो वो उज्बेकिस्तान जाके ही ना पढ़ के आए, लाइसेंस भी मिल रहा तो यहाँ पे खटाखट आराम से बैठ जाए फिर। बहुत सारे सवाल है, सोच के जाना चाहिए, सोच समझ के। भविष्य आपका है, मेरा नहीं। मैं, मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है, मैंने और चौबे जी ने, हमने आप लोगों के लिए साझा की। आपको डिसीजन लेना आपके लिए। आज भी स्टूडेंट बोलते हैं ना, सर नहीं इसमें क्या है, मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं। मैं कहता हूं आपको किधर जाना है वो आप और आपके माँ बाप फैसला करेंगे, मैं नहीं कर सकता हूं। आई विल नॉट कंपेल यू टू स्टडी इन ए पर्टिकुलर कंट्री। आपकी मर्जी है। मेरे पास इतने प्रोडक्ट है, इसमें से कहाँ जहां जाना है आप जाओ। हाँ, कहाँ पे एनएमसी गाइडलाइंस फुलफिल हो रही है, 10%, 20%, 100%, 100 तो कोई नहीं कर रहा, 80, 90%, तो वो मैं बता सकता हूँ। उसके बाद फैसला आप लो, सिंपल। और भेड़ चाल जो सबसे पहले हर ईमेल में बच्चों को मैं लिखता हूं, हर प्रोपोस्ट में मैं लिखता हूं, भेड़ चाल मत चलिए। भेड़ चाल में मत चलिए, अपना भविष्य का फैसला खुद चुनिए। ये बहुत जरूरी चीज। धन्यवाद। बहुत अच्छा आपने रिमार्क दिया। फाइनल रिमार्क आपका बहुत शानदार था और काफ़ी ये सुनने और मनन करने योग्य है। दोस्तों, जितने भी हम लोगों ने बातचीत किया, इसमें हम लोग का कुछ नहीं है, हम लोग का इसमें एक भी वर्ड्स नहीं है। जो भी कम्युनिकेट किया गया था अलग अलग एजेंसीज को, एम्बेसी को, या एम्बेसी का क्या रिप्लाई आया, मिनिस्ट्री का क्या रिप्लाई आया, पीएमओ का क्या रिप्लाई आया, क्या सवाल पूछा गया था, उन सारी चीज़ों पे जो डॉक्यूमेंट्स एविडेंस अवेलेबल है उस पे हमने बातचीत किया। और कोशिश ये किया कि किसी भी उज़्बेकिस्तान की रियल पिक्चर क्या है, लॉ के मामले में, लाइसेंस के मामले में, कोर्स ड्यूरेशन के मामले में आप तक पहुंचा दें। और साथ ही हम कोशिश ये भी करेंगे कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स पे हम लोगों ने इस होपकास्ट में बात किया है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल रहेगा। आप उसको डाउनलोड कीजिए और उसको पढ़िए और होपकास्ट को सुनिए। फिर कंपेयर कीजिए कि क्या हमने कुछ गलत बोला है या क्या सही बोला है। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको कर लीजिए, बेल आइकन को बजा दीजिए। अगले एपिसोड में हम लोग एक दूसरे कंट्री के साथ मिलते हैं। अगर आपका मन है कि कोई ऐसा कंट्री जिस पे पहली बात हो, तो आप उसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उस देश के एक्चुअल फैक्ट्स क्या है, कितना फुलफिल एफएमजीएल को करता है, और उस देश का इंडियन एम्बेसी का एडवाइजरी और एफएमजीएल के गजट में क्या क्या कंट्राडिक्टरी है,